नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश और दुनिया की क्या है ताजा स्थितियां, परिस्थितियां। साथ ही अपने विशेषज्ञ मेहमानों से हम ये समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से हम अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे सतर्क रहें और हम स्वस्थ रहें। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना अपडेट। और कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए आज मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर एन के गांगुली, पूर्व डीजी आईसीएमआर। साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर एलएनजेपी अस्पताल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी में हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। प्रोफेसर गांगुली, पहले शुरुआत आपसे करूंगी। तीसरी लहर में हम देख रहे हैं पहली बार 24 घंटे में करीब 2.5 लाख केस। क्या संकेत हैं ये वैज्ञानिक नजरिए से? एक्चुअली संकेत तो यही है कि तीसरी लहर बिल्कुल आ चुकी है। इसका पूरा परिमाण लगाना मुश्किल है क्योंकि कई जगह पर करीब 25-26%, 24% पॉजिटिविटी है। तो हर 100 आदमियों में 25 या 26 पॉजिटिव आते हैं। इतनी टेस्टिंग होती नहीं है। अगर जो मिस्टर बाइडेन ने प्रॉमिस किया वो कर नहीं पा रहा है कि 500 मिलियन रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कि वोट वालों का काफ़ी अच्छा है, वो घरों में पहुंचा रहे हैं। तो हर एक के घर में पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लोग स्वतः स्फूर्त, अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनको क्वारंटाइन में जाना चाहिए। क्वारंटाइन में इस वक्त सीडीसी का सलाह है 5 दिन, क्योंकि पूरी इकोनॉमी नहीं बैठ सकती। और वो कहते हैं कि टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आईसीएमआर भी कहती है टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7 और 8 दिन बाद भी लोगों का पॉजिटिव निकला है। तो ये इसलिए ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि लोगों को स्वतः स्फूर्त होकर अपने को करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में इस वक्त बुरा हाल है। मैं एक जगह बैठा हूँ, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ह्यूज नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन इन्फेक्टेड और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको इन्फेक्शन है। वो आते हैं, जब उनको रूटीन टेस्ट होता है तो उसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसमें जो मेन उपाय है कि N95 मास्क ही जब इंडोर सिचुएशन में जाए तो जी प्रोफेसर गांगुली, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोक रही हूँ। तमाम जो उपाय हैं उनके बारे में मैं आपसे विस्तार से समझूंगी कि क्या किया जा सकता है, कैसे लोग सतर्क और बचकर रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक जो कमेंट है वो डॉक्टर सुरेश कुमार से भी लेना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार, जैसे मैंने कहा 14 दिन में पॉजिटिविटी रेट 11 गुना बढ़ा है। आपकी क्या राय है? क्या ये पीक को लेकर कोई संकेत दे रहा है? निश्चित रूप से जो मामले सामने आ रहे हैं बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके काफी सारे मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हमने अभी जो डाटा एनालाइज किया उसमें 75 से 80% ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं जीन सीक्वेंसिंग के द्वारा। और बहुत कम मामले हैं जो कि डेल्टा या दूसरे वेरिएंट के जो हैं रिपोर्ट हुए हैं। अभी हमने देखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल में भी जो एडमिशन का दर है वो बढ़ गया है, आईसीयू की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। और हमने देखा कि वो सारे मरीज जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, शुगर है, टीबी है, लिवर डिजीज है, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, और काफी संख्या में वो गर्भवती महिलाएं जिनको डिलीवरी होना था उनको भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पिछले 4 दिन में हमारे पास 30 महिलाएं जो डिलीवरी के लिए आई हैं वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं, और बच्चे भी अब संक्रमित हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पर क्योंकि ज्यादातर जो केसेस अडल्ट में हैं वो माइल्ड हैं, और बुजुर्गों में और क्रोनिक डिजीज जिनमें है उनमें सीवियरिटी ज्यादा है, उनको लेके हमें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। उनको देखभाल ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई बुजुर्ग है और उनको साथ में लंबी बीमारी है, स्ट्रोक है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनको निश्चित रूप से निगरानी की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप दोनों मेहमान से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन जल्दी से एक बार हम गाइडलाइंस को लेकर जो तमाम अपडेट है वो हम दर्शकों को दे दें। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने डिस्चार्ज पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं। अब
हल्के मामलों में पॉजिटिव पाए जाने के 7 दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नॉन इमरजेंसी केस में 3 दिन बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 3 दिन तक ऑक्सीजन लेवल 93% हो तो मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक डिस्चार्ज के वक्त अब कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये तीसरी लहर के बाद तमाम नई गाइडलाइंस जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। प्रोफेसर गांगुली, जैसा जिक्र आपने भी अभी किया कि टेस्टिंग को लेकर जो नई बातें कही गई हैं कि टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनके लिए टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, और उसके साथ ही ये जो तमाम गाइडलाइंस हैं जिनका जिक्र हम अब कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? जो टेस्टिंग को लेकर बातें कही जा रही हैं, एक तरफ जरूरी नहीं है, दूसरी राय है कि टेस्टिंग जितनी ज्यादा हो उतना बचाव भी ज्यादा होगा। इसको लेकर क्या स्थिति, कैसे समझें इसे? देखिए, जब सरकार गाइडलाइन बनाती है तो काफी लॉजिस्टिक्स देख के बनाती है। दुनिया भर में अभी जो कमी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बहुत भारी कमी है, तो वो इवन अमेरिका तक के देश में ये लोग अभी 1 महीने के अंदर जो डायग्नोस्टिक नीड्स है वो नहीं पूरी कर सकते। जैसे सुरेश कुमार जी ने कहा कि जो बुजुर्ग हैं, जो कि कोमॉर्बिडिटीज है जिनमें सीवियर, जो कि इम्यूनोलॉजिकली चैलेंज्ड हैं, वो खतरे में हैं, वो मर भी रहे हैं, और दुनिया में वो जो अनवैक्सीनेटेड इस ग्रुप में है वो ज्यादा मर रहे हैं। बट उनको इन्फेक्शन पहुंचाएगी लोग जो उनके घर में रहते हैं, जो उनके यंग लोग उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। वो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करें तो उनके घर के लोग ही उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जिसको भी सिम्टम हो, वो अगर उसके पास सेल्फ टेस्ट है, और सेल्फ टेस्ट अभी अमेजोन से भी खरीदा जा सकता है, अच्छे क्वालिटी के सेल्फ टेस्ट आए हुए हैं। तो अगर सरकार के ऊपर न डिपेंड करके अपने आप सेल्फ टेस्ट करके अगर किसी को हुआ है तो वो क्वारंटाइन कर ले अपने को। उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि उसको आपको लोगों को वो अपलोड करना पड़ेगा, ऐसी कोई अभी गाइडलाइन नहीं आई है सेल्फ टेस्ट के लिए। लेकिन लोगों को जिम्मेदारी से काम करनी पड़ेगी और लोगों को रहना पड़ेगा। एक चीज मैं बोल रहा था, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ कि इसमें इंडोर सिचुएशन में ये कपड़े का जो मास्क है वो नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सिर्फ N95 मास्क ही प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये पहनने के बाद आपको चश्मे में फॉगिंग हो रही है, इसका मतलब है कि वो मास्क आपने ठीक से फिट नहीं किया है। उस समय में उस अवस्था में सेलो टेप लगा लेना चाहिए। जब फॉगिंग नहीं होती है चश्मे में, वही एक है कि आपका जो एयर है वो बाहर से अंदर नहीं जा रहा है। तो ये एक उससे आप अपने आप को देख सकते हो। तो एक चीज मैं कहने की कोशिश करूंगा, अब N95 की प्रोडक्शन कंट्री में बहुत है। सरकार को उन लोगों को ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो लोग सर्जिकल मास्क पहनते हैं, वो 3 लेयर्ड मास्क, वो थोड़ी दूर तक 25% तक कारगर नहीं है, 75% कारगर है, 70% कारगर है। उसको फिर डिस्कार्ड भी करना चाहिए, है लगातार नहीं बैठ। और वैक्सीनेशन है दुनिया में जी, इवन बूस्टर, लोग आपको इन्फेक्टेड हो सकते हैं बूस्टर के बाद, वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बट नहीं होगी, आईसीयू नहीं जाएंगे जी, और रेस्पिरेटरी नहीं होगी। वैक्सीन बिल्कुल मैं देना चाहूंगा कि वैक्सीनेट भी करिए, बूस्टर भी लीजिए। बूस्टर के बाद कुछ लोगों को बदन में दर्द हो रहा है और कुछ लोगों को थोड़ी सी बुखार आ रहा है, तो वो हैंडल किया जा सकता है, बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बूस्टर जरूर लें अगर आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश कुमार, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से प्रोफेसर गांगुली ने बात बताई, और अब हम बूस्टर डोज की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, साथ ही 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनको भी वैक्सीन अब दी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर, और हम अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट या बाकी वेरिएंट की बात करें, उसके असर को लेकर हम बात करें, तो अब तक किस तरह की बातें हैं जो पुख्ता तौर पर सामने हैं? देखिए, जो वैक्सीन भारतवर्ष में उपलब्ध है ये वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है और सेफ्टी और एफिकेसी बहुत व्यापक स्तर पर टेस्ट हो गई। हमने देखा है कि
जो भी म्यूटेशन आ रहे हैं स्पाइक प्रोटीन पे जो आ रहे हैं ओमिक्रॉन में, 30 से ज्यादा म्यूटेशन है। जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका में जो डिस्कवर हुआ उसमें 32 म्यूटेशन थे, और उसके बाद उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी म्यूटेशन आ रहे हैं वो ज्यादातर नॉन सिग्निफिकेंट या डेड म्यूटेशन सब देखने को मिल रहे हैं। और जो वैक्सीन भारतवर्ष में उपलब्ध है, दोनों वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बाकी जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो 15 से जो 18 साल का जो ग्रुप है जो कि पहले वैक्सीन नहीं हुआ था, इस ग्रुप में वैक्सीन लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि स्कूल और कॉलेज में जब बच्चे ज्यादा एक साथ इकट्ठे होते हैं तो रिस्क ज्यादा रहता है। अब तो क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये ग्रुप है जो कि पहले वैक्सीनेट नहीं हुआ था, इसके लिए सेफ्टी और एफिकेसी का कोई इश्यू नहीं है। वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है भारतवर्ष में, और हमने देखा है कि किसी को साइड इफेक्ट नहीं है। अभी तक हमने 200 से अधिक बच्चों को हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगा दिया है, किसी को एक भी बच्चे को इस ग्रुप में कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जहां तक एफिकेसी का सवाल है, जो इनका एफिकेसी है वो डिफरेंट वैक्सीन का अलग अलग है। किसी का 80% है, किसी का 90% है, किसी का 70% है। पर हमने देखा है कि यदि वैक्सीन का दोनों डोज बच्चे ले लेते हैं या बुजुर्ग या अडल्ट पॉपुलेशन में यदि हम दोनों डोज देते हैं, तो आगे जो भी स्ट्रेन आएगा, चाहे वो ओमिक्रॉन हो या कोई नया हो, सीवियर डिजीज से निश्चित रूप से बचाता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, आपको ऑक्सीजन या आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अभी जो थर्ड वेव में जो करंटली एडमिशन जो आ रहे हैं, वही एडमिशन आ रहे हैं जिन्होंने पहले वैक्सीन नहीं लिया या एक वैक्सीन लिया दूसरा उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह के एडमिशन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिन्होंने दोनों वैक्सीन लिया वो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक है या सिम्टम फ्री हैं, या उनको खाली जुकाम है, हल्का बुखार है और एक दिन में ही उनका ठीक हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेक्शन लेवल है वैक्सीन के द्वारा। और भारत में जो निर्मित वैक्सीन है वो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन है। सेफ्टी और एफिकेसी को लेके इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए और ना किसी भ्रम में या किसी अफवाह में आना चाहिए। आप अपने बच्चों को अवश्य वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। प्रोफेसर गांगुली, हम देख रहे हैं कि जो 8 राज्य हैं वहाँ हाई पॉजिटिविटी रेट से चिंता ज़्यादा है। लगातार प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके जो समीक्षा है वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो लोगों के मन में, मैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या लोगों के मन में थोड़ी लापरवाही इसे लेकर है? क्योंकि भारत में ये बात है कि नई ओमाइक्रॉन वेरिएंट तो 5 दिन में ठीक हो रहा है और ये जो है ये सामान्य फ्लू या हम कहें सर्दी जुकाम की तरह है। क्या ये लापरवाही घातक हो सकती है? इस तरह से सोचिए। देखिए लापरवाही बिल्कुल घातक होगी, इसे पैनिक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ये जो है, जो लोग चैलेंज्ड हैं, जो लोग, हमारा मेन मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि जो लोग चैलेंज्ड हैं, जो लोग लाचार हैं, उन लोगों को बचाना। तो इसलिए आप खुद अगर नहीं भी हो रहे हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी, हेल्थ वर्कर्स को, कितने हेल्थ वर्कर इन्फेक्टेड हो गए, कितने पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हो गए, कितने कोर्ट के जजेस और लोग इन्फेक्टेड हो गए, संसद में लोग इन्फेक्टेड हो गए। आपका सारा का सारा सिस्टम चरमरा जाएगा अगर आप इसको लापरवाही करेंगे। इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ऑल्दो ये देखा गया है कि अब 2-3 कंट्रीज में ट्रेंड नीचे की तरफ आ रही है। ये करीब करीब सबको छुएगा, ये कोई बच नहीं सकता। लेकिन जैसे अभी सुरेश कुमार जी ने कहा है और जैसा सारे दुनिया कह रही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप अस्पताल को भी नहीं बर्बाद करेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी बचाएंगे और खुद भी आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अभी जो एपिडेमिक है या पेंडेमिक है वो अनवैक्सीनेटेड लोगों की है, तो इसके लिए बहुत वो करनी पड़ेगी। और अभी इंडिया में जो मेट्रोज हैं उनमें बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है, बट बाकी अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गया। सारे डिस्ट्रिक्ट में 10%, 6%, 7% पहुंच गया इन्फेक्टिविटी। तो ये धीरे धीरे सारे देश में फैलेगा। इसको अगर हम रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, अब बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया कि ये इलेक्शन के माहौल में जो कि बहुत बढ़ रहा था उसको करीब करीब कंट्रोल कर दिया। लेकिन हमारे जो लोग एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कलाकार हो, कोई भी हो,
चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इनको बहुत ही एग्जाम्पलरी बिहेव करना पड़ेगा, जिससे इसको देख के लोग ये ना समझे कि नहीं करना है। पहले क्या हुआ था कि जब जब डेल्टा वेरिएंट कम हो गया था, चारों जगह सब जगह पर वो होता, लोग ये सोचने लगे कि अब तो गया ये। लेकिन उसके बाद ये फिर आना शुरू हुआ, लोगों के लापरवाही से। लोगों ने सेकंड इंजेक्शन नहीं लिया, लोगों ने वैक्सीनेशन करना बंद कर दिया। हमारी मैसेजेस बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ऑल्दो पैनिकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। ये कॉमन कोल्ड जैसा नहीं है। ऑल्दो ये मीजल्स जैसा आक्रामक है, संक्रामक है, लेकिन इसको कॉमन कोल्ड जैसा नहीं लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश करेगा, तभी हम ये जो कोरोना की चुनौती है उससे हम एक तरह से पार पा पाएंगे। कॉमन कोल्ड की तरह नहीं लेना चाहिए, ये बड़ी बात अभी प्रोफेसर गांगुली ने कही है। मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप लोगों को समझाएं कि कैसे सिम्टम्स को अलग करें, वो कि ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स नहीं हैं, ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या बातें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं? देखिए, खासकर हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ज्यादा जागरूक होना है और हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम कॉमन कोल्ड से डील कर रहे हैं या हम कोरोना के इन्फेक्शन से। तो बड़ा सिंपल है, यदि आपको बुखार है, गले में दर्द है, बहुत तेज बदन में दर्द है, बहुत ज्यादा थकावट आपको महसूस हो रही है, और यदि आपको लगता है कि आपका जो नोजिएटिंग फीलिंग हो रही है, आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको जो खा रहे हैं वो भी आपका उसका स्वाद भी कई बार चेंज हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स है कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन या ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो सकता है। हमने ये भी देखा है कि यदि बच्चे हैं, बच्चों में यदि उल्टी और दस्त है और बुखार है, तो ये निश्चित रूप से कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि यदि घर में एक व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण है तो बाकी को निश्चित रूप से वो फैलता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो रूम्स हैं वो छोटे हैं और कम एरिया में ज्यादा लोग दिल्ली में मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, आबादी बहुत, हमारे जो घनत्व है बहुत ज्यादा है हमारे देश में। तो हमने ये भी देखा कि यदि कोई कॉन्टेक्ट में आया है पॉजिटिव कोविड पेशेंट के में, तो निश्चित रूप से उनको यदि सिम्टम्स हैं तो टेस्ट कराने चाहिए। और यदि आपको सिंपल कॉमन कोल्ड है तो आपका नाक से पानी आएगा, आपको बुखार नहीं होगा, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है 2 या 3 दिन में। इसके विपरीत ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें लक्षण थोड़े ज्यादा हो सकते हैं कॉमन कोल्ड के कंपेरिजन में, और इसके साथ साथ ही आपको जो बाकी का सावधानी है वो भी आपको बरतना है। बिल्कुल। प्रोफेसर गांगुली, जो जब बातें कही जा रही थी तीसरी लहर आएगी, तो ये कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा वो घातक या असर बच्चों पर करेगी। अब तक जो बातें हैं उसमें क्या सामने आया है, और बच्चों को लेकर और क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? हमने पहले जी देखिए ये जो अभी सुरेश कुमार जी ने बोला है, एक चीज को मैं और इम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि नाक का बहना है, ये कॉमन कोल्ड में ज्यादा कॉमन है। ठीक है। नाक से पानी बहना, तो ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर से आप समझ सकते हो। इस वक्त इन्फ्लुएंजा भी होता है, तो इन्फ्लुएंजा का टीका भी जिनको लगाना है लगा ले। जो बच्चों में, कुछ बच्चों में आईसीयू में जाना, जो हम अगर ग्लोबली, आप बोल रहे थे ग्लोबली देखो, हाँ। तो ग्लोबली बच्चे आईसीयू में जा रहे हैं, और सिर्फ कुछ परसेंटेज कम है, लेकिन 10% के करीब जो है, 12% के करीब जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चों का आईसीयू भर गए हुए, वही यूके में, बट वहां सब जगह डिप होने लगा है। ये पीक बहुत जल्दी पहुंचता है, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। जो हमारे यहाँ पर लगभग आंकड़े ऐसे हैं कि फरवरी के एंड तक ये नीचे आना चाहिए, लेकिन बच्चों को सावधान रखना चाहिए। बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना है। अभी तो 5 साल के ऊपर के बच्चों को दुनिया भर में वैक्सीनेशन और बूस्टर मिल रही है। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स के अनुसार हम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इनको भी मिलेगी, पर इनका स्कूल जाना बेहद जरूरी है। एक तो स्कूल में बच्चों को खाना मिलता है, दूसरे बच्चों के दिमाग का, मस्तिष्क का विकसन भी स्कूल्स में ही होता है, ये घर में नहीं हो पाता। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि हम इनको स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं, और बच्चे ही अपने बुजुर्ग को, अपने चारों तरफ के लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। वो बड़ों से इन्फेक्ट होते हैं, उसका जो घर में है, उसके बाद वो बाहर करते हैं। इंडिया में अभी
इस तरह की चीज अभी देखी नहीं गई है, क्योंकि इंडिया में ये लहर जो है अभी अर्ली है, अभी इतनी पुरानी नहीं हुई है। तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या होगा। इंडिया में वैसा नहीं हो रहा जो यूरोप में, बेल्जियम में, यूएसए में हो रहा है। लेकिन हमें सावधान, हमें दूसरी जगहों से, ये एक ऐसी बीमारी है, हमें दूसरी जगहों से सीखना है और एक कदम आगे रहना है। अगर लॉजिस्टिक हमारा पूरा वो करता है तो इसमें हमें स्कूल्स में जितनी जल्दी बच्चों को भेज सकें, स्कूल में देखा गया है कि वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, जो दुनिया का जो आंकड़ा है। तो और टीचर्स को अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया, जो हम इजीली अभी कर सकते हैं, स्कूल दूसरे कर्मचारी को कर सकते हैं, तो हमें बच्चों के लिए पूरे सजग रहना पड़ेगा। अगर उनको उनको सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, उनको पेडियाट्रिशियन को दिखाना पड़ेगा और उनके सलाह से चला। अब 2 दवाइयां आ रही हैं, एक मोलुनिपिरावीर है, वो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दिया जा सकता। जो लोग चाइल्ड बेरिंग एज है उनको प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद दिया जा सकता है, लेकिन 2 दिन में वायरस को 90% घटा देता है। ये अभी मार्केट में है इंडिया में। और फाइजर वाली जो दवाई है वो मार्च से इंडिया में भी मार्केट में आने की गुंजाइश है। यूएसए में आ गया हुआ है, अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये करीब करीब 90% वायरस को मार देती है। तो इंडिया में इन्होंने आउट लाइसेंस किया है, तो इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन होगी। तो अल्टीमेटली वैक्सीन के अलावा हमारे पास एंटीवायरल भी आएंगे। ये एंटीवायरल कुछ कारगर एंटीवायरल आएंगे। कुछ में प्रॉब्लम है, मोलुनिपिरावीर में ये प्रॉब्लम है कि ये टेराटोजेनिक है, कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन को, चाइल्ड बेरिंग एज के वुमेन को नहीं दी, उनको प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद काउंसलिंग करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग की। अदरवाइज ये चीजें भी हमारे पास, और भी चीजें मुहैया होंगी, नेजल शील्ड मुहैया होंगी, दूसरी चीजें आएंगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हमको, हमारे पास ज्यादा साधन होंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुरेश कुमार, मैं एक बार समझना चाहूंगी, जैसे अभी जिक्र भी किया प्रोफेसर गांगुली ने, बाकी जो देश है वहाँ स्थिति क्या है, मैं चाहूंगी मोटे तौर पर आप थोड़ा हमें समझाएं कि भारत की स्थिति हम बेल्जियम, यूएस या यूरोप से करें तो किस तरह से अलग है फिलहाल। देखिए, एक तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़ है, हमारी 135 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन इज ह्यूज। यहाँ पर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है। यहाँ पर हमने देखा है कि मार्केट्स हैं, जो आपके मॉल्स हैं, वहाँ पे लोग बहुत लापरवाह हैं। हमने देखा कि जो लोग मास्क लगा रहे हैं वो सही तरीके से मास्क नहीं लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन का हम यदि यूरोप से, अमेरिका से तुलना करें, वहां पे 3rd डोज मिल रही है। सब लोग 100% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और 3rd डोज ज्यादातर लोगों ने ली है। बच्चे भी वहां पे वैक्सीनेट हो चुके हैं ज्यादातर। और हमारे यहाँ पे अभी हमने देखा है कि 2nd डोज का कवरेज अभी पूरा नहीं हुआ है। जो ग्रुप है चिल्ड्रंस में लेस देन 18, वो अभी हमारे पास शुरुआती है। तो हमारा काफी सारा जो जनसंख्या है वो रिस्क पे है, 8 रिस्क पर है। और हमने देखा है कि कुछ लोग, जैसे कि सेल्फ टेस्टिंग के लिए जो किट है, कि हमने सोशल मीडिया में देखा कि लोग टेस्ट कर रहे हैं, उनको पता लग गया कि उनको कोरोना है, पर वो फिर भी उस रिपोर्ट को छिपा रहे हैं और उसको, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट नहीं कर रहे हैं। वो रिपोर्ट को अपने घर पे रख के वो मार्केट में घूमे जा रहे हैं, अपना काम करो, और एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। हमारे यहाँ पर हम ये बहुत ज्यादा कहते हैं कि हमारा अपना जो एज ए इंडिविजुअल जो ड्यूटीज हैं, उसमें थोड़ा सा सेल्फ जो हमारा आइसोलेशन है वो सिस्टम थोड़ा सा हमें ज्यादा मजबूत करना है। इसके साथ साथ हमने देखा कि दूसरे यदि देशों से हम कंपेयर करें, यहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चों में संक्रमण है वो अभी कम है। विदेश में, यूरोप में देखा कि बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे अभी कम मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है। पर अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रोफेसर गांगुली बता रहे थे कि हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, कभी भी ये जो वायरस है इसके बारे में, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसका कैसा म्यूटेशन आएगा, जैसे जैसे टाइम होता है ये इवोल्व करता है। और निश्चित रूप से हमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहना है और हमें वैक्सीनेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो संसाधन है, हॉस्पिटल बेड्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की जो संख्या है यदि हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, तो वो कम है। अभी हमने देखा कि फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में काफी जो हमने लेसन सीखने को मिले, और इस बार हम ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं। ऑक्सीजन के
फ्रंट पे पूरे देश में पीएसए प्लांट्स लगे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट्स भी लगे हैं, और अब ऑक्सीजन को लेके मुझे लगता है कि इस बार प्रॉब्लम नहीं होगी। दवाइयों का बहुत अच्छा हमारे पास स्टोर है, और जो भारत सरकार है उसका इतना बड़े स्तर पर जो बिल्कुल, यानी ये जो चुनौती है इस बार तीसरी लहर की, हमारी तैयारियां पहले से ज्यादा है, एक तरह से हम कहें कि हमारे पास अनुभव भी ज्यादा है। समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार आपका और प्रोफेसर एनके गांगुली, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ आज कोरोना अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है, कोरोना को बिल्कुल हल्के में ना लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। कल फिर हम कोरोना अपडेट के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।